हमने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को शुरू कर दिया। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर बेसिकली डिपेंड अपॉन दी न्यूटन डिस्कवरी ऑफ फोर्स। न्यूटन ने कैसे फोर्स की डिस्कवरी की और उस डिस्कवरी के बाद उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन दिए, इसी पे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर डिपेंड है। नाउ ये लॉज ऑफ मोशन चैप्टर आपने 9th क्लास में पहले एक बार जरूर पढ़ा है, लेकिन तब हमने सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बातें करी होती। तब हमने सिर्फ इतना देखा होता है कि व्हाट इज इनर्शिया, क्योंकि गैलीलियो का वो एक्सपेरिमेंट क्या था जिससे उन्होंने इनर्शिया को डिफाइन किया। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस के पीछे जो बेसिकली तीन लॉज ऑफ मोशन थे, सेकंड एंड थर्ड, तीनों लॉज ऑफ मोशन के बारे में आपने 9th क्लास में पहले देख चुके हो। इसी को हम आगे फर्दर एनहांस करके 11th क्लास, हम 11th क्लास में इसी चीज को एनहांस करेंगे। हम ये देखेंगे फोर्स जो है दैट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फार्मूला। हम इसको वेक्टर फॉर्म में स्टडी करेंगे। हम ये देखेंगे कि एक बॉडी से कितने टाइप के डिफरेंट फोर्सेस लग सकते हैं। कल हमने छोटा सा डिस्कशन किया था कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। तो कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को अगर ध्यान से पढ़ा जाए, कॉन्टैक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसके अंदर दो बॉडीज के बीच में एक फिजिकल कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है, और उस फिजिकल कांटेक्ट को देखने के बाद या उस फिजिकल कांटेक्ट की वजह से वहां पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। और अपन ने बोला था कि कांटेक्ट फोर्सेस के कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखे थे, दैट मस्कुलर फोर्स, ठीक है, मस्कुलर फोर्स। फिर अपन ने कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल दिया था फ्रिक्शनल फोर्स। क्या दिया था? फ्रिक्शनल फोर्स। फिर अपन ने इसका एग्जांपल दिया था नॉर्मल फोर्स। क्या एग्जांपल दिया था? नॉर्मल फोर्स। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल कल अपन ने देखे थे। मस्कुलर फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो कि हमारे मसल के हेल्प से, हमारे आर्म लेग, हमारे बॉडी के हेल्प से जो पुश और पुल अप्लाई करते हैं, उसी को हमने क्या बोला था? मस्कुलर फोर्स बोला। फिर अपन ने बात की थी फ्रिक्शनल फोर्स की। तो फ्रिक्शनल फोर्स तब एक्ट करता है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी को या तो स्लाइड या मूव करती है। ठीक है, तो दो सरफेसेस के बीच में अगर मुझे रिलेटिव मोशन देखने को मिले, जैसे अपन अपने हाथ को अगर एक दूसरे से रब करें तो वहाँ पर हीट जनरेट होती है, दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली। ठीक है, क्योंकि हमारे हाथ का है रफ है, और ये रफ होने की वजह से एक दूसरे पे ड्यू टू मोशन एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं, जिसके बारे में स्टडी हमें करना है डीपली। हमें ये भी देखना है कि कितने टाइप के फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं, बट चैप्टर में आगे देखेंगे। फिर कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने किसकी बात की थी? नॉर्मल फोर्स की बात। तो नॉर्मल फोर्स के बारे में हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि ऐसा फोर्स है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ऐसा फोर्स है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, और इसीलिए हम इसे नॉर्मल कहते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल फोर्स इज दैट काइंड ऑफ फोर्स व्हिच ऑलवेज एक्ट्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस जहां पर ये कांटेक्ट में। तो इसको अपन ने कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में डाला। नेक्स्ट अपन ने क्या देखा? नेक्स्ट अपन ने ये देखा दैट देयर आर सम अदर टाइप ऑफ फोर्सेस आल्सो, जिनको अपन नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। और नॉन कांटेक्ट फोर्स का सबसे पहला एग्जांपल हमने क्या देखा था कि ग्रेविटेशन फोर्स इज अ नॉन कांटेक्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। सेकेंडली हमने इसके अंदर देखा था मैग्नेटिक फोर्स। क्या देखा था? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसके बाद अपन ने इसके अंदर देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन ने बात की थी नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर। एंड ऑल दीज थिंग्स वी आर स्टडीइंग इन व्हाट कैटेगरी? वी आर स्टडीइंग इन फोर्स। तो फोर्सेस को हमने ब्रॉडली दो टर्म्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया है, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट। अब इसके अंदर और भी टाइप के फोर्सेस होते हैं। यहाँ पर मुझे टेंशन फोर्स देखने को भी मिलता है। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स में मुझे न्यूक्लियर फोर्स देखने को भी मिलेगा, बाइंडिंग फोर्स भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो तो कब की बात है? 12th क्लास की बात। एज ऑफ 11th क्लास हमें सिर्फ इन फोर्सेस के बारे में स्टडी करना है। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल टेंशन एंड ग्रेविटेशन। हम इन 5 फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं एज ऑफ 11th क्लास। एंड बाकी जो भी फोर्सेस आते हैं, इसके आगे मैं लिख सकता हूँ एक और फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। एंड ये फोर्सेस हम पढ़ते हैं 12th क्लास। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बेसिक है कि आपने इंट्रोडक्शन जरूर देखा होगा जब आपने फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर था। वहां पर आपने देखा होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होता है। ठीक है, उनकी स्टडी कहाँ की जाएगी?
तो 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स में जब हम न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे होंगे तब हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तीन पोर्शन, मैग्नेटिक फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो दो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखने वाले मटेरियल्स के बीच में या फिर दो मैग्नेट्स के बीच में लगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट एक्ट बिटवीन टू डिफरेंट चार्जेस। अब चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, चार्जेस नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी हम देखते हैं किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करने वाली प्रॉपर्टी हम किसकी देखते हैं? चार्जेस की। तो ये सारा डिस्कशन अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर कर लिया था। फटाफट एक बार हैंड रेज करके मुझे बता दो कि सबको यहाँ तक समझ में आ गया है कि नहीं आया है, यस और नो। फिर अपन आगे चलें इनर्शिया के बारे में। फास्ट 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 फास्ट। यस एवरीवन। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी हैव टू डू इज, अगली चीज जो हमें इसके अंदर करनी है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अपन ने ये बात कर ली दैट व्हाट इज बेसिकली फोर्सेस। फोर्सेस होते क्या है? फोर्सेस का एसआई यूनिट भी अपन को बात करनी होती है। तो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। जिन्होंने इनकी डिस्कवरी की उन्हीं के नाम पे हमने इसकी एसआई यूनिट को रख दिया। तो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एंड हम एक और चीज जानते हैं दैट द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, CGS unit of force is what? So CGS unit of force is dyne, dyne. ठीक है, क्या होता है dyne, dyne? This is the CGS unit, and what is the conversion between them? So 1 Newton is equal to 10 power 5 dyne. ये पर्टिकुलर कन्वर्जन अपन ने कहाँ देखा था? तो ये पर्टिकुलर कन्वर्जन हम कर चुके हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले चैप्टर के अंदर, कि किस तरीके से किया जाता है। कैसे किया था अपन ने यूनिट्स एंड डायमेंशन में? डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाई यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। इफ वी हैव द यूनिट इन वन सिस्टम लाइक द एसआई सिस्टम, उसको हम दूसरे सिस्टम मतलब ये सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते थे, और वहां से देखो वैल्यू क्या निकलती है? वहां से देखो वैल्यू निकल के आती है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 dyne। और ये चीज अपन देख चुके हैं इन दी सेकंड चैप्टर व्हिच इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। चलिए, तो यहां तक अपन ने क्या बात कर ली? बेसिक की बात कर ली। एक छोटी सी बात और करते हैं व्हिच इज नोन एज डायमेंशन। सो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है? तो डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है m पावर 1 l पावर 1 e पावर -2। तो mlt -2 इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, जो कि आपको याद रखना है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज व्हाट? mlt -2। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ही आसान चीज है, सिंपल सी चीज। चलिए, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। और आई थिंक कि वो प्रॉपर्टी सारे बच्चों को आती भी होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी आप छोटी क्लासेस में पढ़ के जरूर आए हैं। एंड दैट प्रॉपर्टी माय फ्रेंड इज नोन एज इनर्शिया। क्या बोलते हैं उसे? इनर्शिया। Now what is basically inertia? Inertia होता क्या है? आज से लेके हम 12th क्लास तक इनर्शिया को बार बार यूज करेंगे। हम ये बोलेंगे इनर्शिया की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम है ये, यहाँ पर इनर्शिया लग रहा होगा। ऐसा क्यों बोला जाता है, उसके बारे में बात करें। तो बेसिकली इनर्शिया इज व्हाट? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है बॉडी की, जिसकी वजह से वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से वो बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल, लाइक इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज एट रेस्ट, तो उसकी टेंडेंसी ये रहेगी कि वो रेस्ट पे ही रहे, वो अपनी स्टेट को चेंज ना करे। Similarly, if a body is at motion, so it has the tendency to move in motion. And when we change the state of that particular object, it opposes that change. मतलब वहां पर वो रेजिस्टेंस शो करेगी। फॉर एग्जाम्पल, वी आर सिटिंग इन अ कार। एक कार के अंदर अपन बैठे हैं और कार एकदम बहुत हाई स्पीड से चल रही है। सडनली कोई सामने आ जाता है और ड्राइवर जो है कार का, वो एकदम से ब्रेक लगा देता है। ब्रेक लगाते ही हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हम पे एक जर्क लगता है आगे की डायरेक्शन में। ये सभी लोगों ने कभी ना कभी ऑब्जर्व जरूर किया होगा कि व्हेनेवर ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब भी ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं, स्पीड में चल रही थी गाड़ी, ब्रेक अप्लाई किए गए, हम पे क्या लगता है? फोर्स आगे की डायरेक्शन में लगता
ठीक है, हम पे फोर्स लगा आगे की डायरेक्शन में, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ओनली। कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ मोशन। सिमिलरली मेरे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट आता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कैसे? जैसे कि मैं एक कार के अंदर बैठा हूँ और वो कार भी रेस्ट पे है, ड्राइवर सडनली उसको एक्सीलरेट कर देता है तो हमारी बॉडी पीछे जर्क खाती है। ये सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कभी ना कभी। या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जब गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलते चलते एकदम से टर्न लेती है तो हम पे एक फोर्स लगता है आउटवर्ड डायरेक्शन का, हम पे एक फोर्स लगता है आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और जिसकी वजह से हम पे जर्क लगता है बाहर की तरफ। ये सभी लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। दिस इज ड्यू टू व्हाट? दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। आवर बॉडी वाज ट्राइंग टू रिमेन इन अ सेम स्टेट। हमारी बॉडी चाहती थी कि वो एक सेम स्टेट में रहे। जैसे कि अपन अगर रेस्ट पे हैं तो आवर बॉडी ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट ओनली। अगर हमारी बॉडी मोशन में है तो हमारी बॉडी मोशन में ही रहने की कोशिश करती है। अगर हमारी बॉडी की स्टेट चेंज होती है तो वो एक रेजिस्टेंस शो करती है, एक ऑपोजिशन शो करती है, एंड दैट ऑपोजिशन माय फ्रेंड इज नोन एज इनर्शिया। उसको क्या कहा जाता है? इनर्शिया कहा जाता है। तो फटाफट पहले मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों को इनर्शिया के बारे में एक स्लाइटेस्ट आइडिया है कि नहीं? यस और नो, रेज हैंड फटाफट। मेरे ख्याल से सबको होना चाहिए। अब इनर्शिया को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे गैलीलियो। इनर्शिया को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? गैलीलियो। एंड गैलीलियो ने अपना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये बताया कि एक बॉडी इज इन ए पर्टिकुलर स्टेट, तो वो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करती है, वो रुकती नहीं। ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या किया, एक ऐसे ग्राउंड लिया और उस पर एक स्लोपिंग ग्राउंड बनाया। मतलब एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया और एक नॉर्मल प्लेन इसके आगे ऐसा अटैच कर दिया। अब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर इन्होंने ऐसे बॉल को रख दिया, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, छोड़ा नहीं है इन्होंने। और उन्होंने क्या देखा कि अगर ये सेम बॉल को यहाँ रख देते हैं तो ये बॉल रेस्ट पे रहती है, कहीं नहीं जाती, ना आगे ना पीछे, ये यहीं पे रहती है, रेस्ट पे रहती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, लेकिन if the same ball is placed on the top of the inclined plane, if the same ball is placed at the top of the inclined plane, so this ball it tries to roll down the inclined plane. ये बॉल इंक्लाइंड प्लेन से रोल करके डाउन आने की कोशिश करती है, यहाँ पहुंचती है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये बॉल पहुंची, यहाँ इधर पहुंची, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंची। लेकिन जब ये बॉल ऊपर से नीचे तक यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, क्या ये यहीं पे रुक जाती है? नहीं, ये यहाँ पर नहीं रुकती, ये यहाँ पर नहीं रुकती और आगे मूव करने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि ये जब ऊपर से नीचे पहुंची और ये इस पोजीशन पे नहीं रुकी, दैट मीन्स कि इसके पास कुछ एक प्रॉपर्टी ऐसी डेवलप हो चुकी है जो प्रॉपर्टी इसको अभी भी किसमें रखना चाहती है? मोशन में ही रखना चाहती है। भाई अगर यहाँ पर इनर्शिया नहीं होता तो बॉडी जैसे ऊपर से नीचे आई ये रुक जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इस सेम बॉल को अपन ग्राउंड पे रखते हैं तो ये रेस्ट पे रहती है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे पहुंचते इसको रुक जाना चाहिए था, लेकिन ये रुकती नहीं है। और अगर मैं आगे वाले फर्श को फ्रिक्शन लेस बना दूं, क्या बना दूं? फ्रिक्शन लेस, तो ये बॉडी कंटिन्यूअसली ऐसे आगे मूव करती रहती है, चलती जाती है, चलती जाती है। दैट मीन्स दिस बॉल इज हैविंग सम प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी इस बॉल को आगे मोशन में भी रखना चाहता है, स्टेट में चेंज नहीं चाहता। ये चीज गैलीलियो ने ऑब्जर्व की और इस प्रॉपर्टी को उन्होंने क्या नाम दिया? इनर्शिया नाम दिया। न्यूटन का जो पहला लॉ है वो भी इसी पे बेस्ड है। न्यूटन का जो पहला लॉ है वो भी इसी पे बेस्ड है कि भाई व्हाट इज बेसिकली इनर्शिया, और इनर्शिया पे ही उसने अपना पहला लॉ डिफाइन करके बताया। So this was the particular example which was done by Galileo. ये एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सा साइंटिस्ट ने इसको डिराइव किया, डिस्कवर किया, और किस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके उन्होंने डिस्कवर करके बताया। अब हमारे पास इनफिनिट नंबर ऑफ एग्जांपल्स आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन। ठीक है, इनफिनिट नंबर ऑफ एग्जांपल्स कैसे आते हैं, ध्यान सुनिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पर्टिकुलर टेबल है, उस टेबल पे मैंने एक कपड़ा बिछा दिया और उसके ऊपर कांच के बर्तन रख दिए। अब उस पर्टिकुलर टेबल पे अगर मैं कपड़े को एकदम सडनली
खींच के बाहर निकाल दूं। आपने टीवी वगैरह में ये चीज कभी ना कभी तो देखी होगी कि अगर मैं उस टेबल क्लॉथ को फटाफट खींच के बाहर निकाल देता हूँ तो दैट टेबल क्लॉथ इट मूव, बट जो भी उसके ऊपर कांच के बर्तन रखे हुए होते हैं वो सारे के सारे बर्तन वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं, वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। दैट मीन्स उन पे एक ऐसी प्रॉपर्टी लगी जिसकी वजह से वो रेस्ट पे थे और वो रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं, वो मूव नहीं होना चाहते। दैट मीन्स उन पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? इनर्शिया। सो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो कि कांच के बर्तन उस टेबल पे पड़े थे वो वहीं के वहीं रह जाते हैं और क्लॉक जो है वो अपनी जगह से खिसक के निकल जाता है। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं तो मेरे पास एक कैरम बोर्ड वाला एग्जांपल भी निकल के आता है, ध्यान से देखिए। इस तरीके से होता है मेरे पास कैरम बोर्ड, ठीक है। कैरम बोर्ड में मैंने यहाँ पर जो मेरे पीसेस थे उनको मैंने एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया। एक के ऊपर एक के ऊपर स्टैक करने का मतलब पहले मैंने एक पीस लिया, फिर उसके बाद दूसरा रख दिया, फिर तीसरा रख दिया, फिर चौथा रख दिया, पांचवा रख दिया, एंड एक ऐसे टावर का बना दिया मैंने पीसेस को स्टैक कर। यहाँ पर मैंने अपने स्ट्राइकर को प्लेस किया, ये रहा मेरा स्ट्राइकर, और इस स्ट्राइकर के हेल्प से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्ट्राइक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस टावर के बॉटम मोस्ट पीस को स्ट्राइक करने की कोशिश की तो ये पीस तो निकल के चला जाता है पॉट में, एंड ये पूरा का पूरा टावर ऐसे वहीं के वहीं रह जाता है और नीचे गिर जाता है। दिस इज ड्यू टू व्हाट? दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। ये पूरा टावर किस पे था? इनिशियली रेस्ट पे था, इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, एंड जब मैंने इसको स्ट्राइकर से स्ट्राइक करवाया तो बॉटम मोस्ट पीस स्ट्राइकर की वजह से मूव करके चला गया, लेकिन क्योंकि पूरा का पूरा रेस्ट पे था तो ये वहीं के वहीं नीचे सेटल डाउन कर जाता है और वहीं के वहीं रह जाता है। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। सिमिलरली जब अपन गाड़ी के अंदर बैठे हैं, when we are sitting in the car and car is moving with a very high velocity, एक बहुत तेज वेलोसिटी से कार चल रही है, so our legs which are in contact with the floor, हमारे लेग जो है वो कांटेक्ट किसके साथ बना के रखे हुए हैं? फ्लोर के साथ बना के रखे। एकदम से सडन ब्रेकिंग होती है। सडन ब्रेकिंग होने का मतलब जो हमारे लेग फ्लोर के साथ कांटेक्ट में थे, क्योंकि गाड़ी रेस्ट पे आ गई तो हमारे लेग्स विच आर इन कांटेक्ट विद द फ्लोर दे आर आल्सो एट रेस्ट, बट द अपर बॉडी, बट द अपर पोर्शन ट्राइज टू रिमेन इन मोशन ओनली, क्योंकि उससे कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? इनर्शिया ऑफ मोशन। बिकॉज पहले भी बॉडी किस पे थी? मोशन में थी, और ब्रेक लगने के बाद भी बॉडी क्या चाहती है कि वो मोशन में ही रहे। सो हम पे दर्द लगता है आगे की डायरेक्शन में ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ। तो ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जब अपन एक ट्री को शेक करते हैं तो ट्री की ब्रांचेस को शेक किया तो वहां से लीव्स जो है वो डिटैच कर जाती है, डिटैच कर जाती है। क्यों? बिकॉज जो लीव्स है लाइक दिस इज द ब्रांच, ठीक है, ऐसे मेरे पास यहाँ पर खूब सारी ऐसी पत्तियां लगी हुई होती है, ठीक है, इधर ऐसे मेरे पास इधर भी पत्तियां लगी होंगी, इधर भी लगी होंगी। अब जैसे मैंने इस ब्रांच को शेक किया, शेक करते ही ये सारे के सारे लीव्स जो हैं वो डिटैच कर जाते हैं, बिकॉज लीव्स किस पे थे? रेस्ट पे। मैंने ब्रांच को जैसे मूव किया तो द लीव्स दे आर एट रेस्ट एंड दे विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट ओनली। इसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से ये डिटैच हो जाते हैं और ब्रांच अपनी जगह से मूव हो जाती है। ये चीज अपन देखते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो बेटा यहां तक अपन ने काफी सारे एग्जांपल्स देखे और आप भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देखकर बता सकते हैं ये सारी चीजें। फटाफट बताइए, क्या ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं? यस और नो? रेज अ हैंड स्टूडेंट। बस बहुत बढ़िया। अभी तक देखो अपन ने क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने पढ़ा कि एक सडनली कार चल रही थी और सडनली उस पर ब्रेक लगता है तो हम पे जो इनर्शिया की वजह से जर्क लगा वो आगे की डायरेक्शन में लगा, ठीक है, हम पे जो इनर्शिया की वजह से जर्क लगा वो आगे की डायरेक्शन में लगा। लेकिन इस चैप्टर में कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ दिनों बाद अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे विच इज नोन एज स्यूडो फोर्स। क्या पढ़ेंगे? स्यूडो फोर्स। हम एक स्यूडो फोर्स नाम का टॉपिक पढ़ेंगे और अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक हम ये भी प्रूव करेंगे कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा था, एकदम सडन ब्रेकिंग हुई, लेकिन ब्रेकिंग की वजह से ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा इनर्शिया की वजह से आगे ना लग करके पीछे लग जाता। ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे किसकी वजह से?
स्यूडो फोर्स की वजह से। ये सारी चीजें अपन बात करेंगे, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज अपन बात करेंगे इस चैप्टर में आगे। तो धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, बस बने रहिए रेगुलर, बिकॉज लॉज ऑफ मोशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। काइनेमेटिक्स भी यूज आएगी और आगे ये चीज 12th में वापस आने वाली है, तो पहले ही बता देता हूँ। चलिए मूविंग ऑन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर। इन द प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था इक्विलिब्रियम, और ये देखना चाहते थे कि भाई इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, जो उसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि भाई किसी भी बॉडी पे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस की क्या कंडीशन रहती है। तो इस चीज के बारे में अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। फटाफट देखें, आपका होमवर्क क्या रहेगा। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आज आप लोग घर जाइए और घर जाने के बाद ये चीज पता करके आइए कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया के डिफरेंट एग्जांपल्स आपको पता करके आने, नेक्स्ट क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर 2 चीजें लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा इधर बैलेंस कंडीशन, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स कंडीशन, और इसी के सामने मैं यहां पर लिख देता हूं अनबैलेंस फोर्स कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन एंड अनबैलेंस फोर्स कंडीशन की बात करते हैं। चलिए, तो हमारे पास आती है सबसे पहली चीज बैलेंस फोर्स कंडीशन। नाउ व्हाट इज बैलेंस फोर्स कंडीशन। बैलेंस फोर्स से पहले अनबैलेंस फोर्स देखते हैं। अनबैलेंस फोर्स देखो पहले, ये एक पर्टिकुलर ग्राउंड था, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है ऑफ मास m, ठीक है। मास m का ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है और इससे मैंने टुवर्ड्स राइट एक फोर्स लगाना शुरू किया, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ F1 फोर्स। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, तो मैंने वेक्टर से डिनोट कर दिया। सिमिलरली इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं इस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स राइट धक्का दे रहा हूं, ऐसे ही एक मेरा फ्रेंड आता है और वो इस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स लेफ्ट पुश करने की कोशिश करता है, लाइक दिस। ये लो F2 फोर्स। अब मान लो कि मैंने जो फोर्स लगाया इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, दैट फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड जो था वो ज्यादा था, मतलब आई वाज स्ट्रॉन्गर, मेरे पास ज्यादा पावर है, मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं। तो ऑब्वियसली दिस ऑब्जेक्ट विल ट्राई टू मूव इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि मेरे पास ज्यादा फोर्स है, मैं ज्यादा जोर से धक्का लगा सकता हूँ और मेरे फ्रेंड के जो भी फोर्स है उसको काउंटरैक्ट कर दूंगा और आगे चला जाऊंगा। ये चीज अपन को समझ में आती है। जब भी कोई नेट फोर्स देखने को मिले, देखो फोर्स F1 इज ए वेक्टर, ऐसे ही फोर्स F2 इज आल्सो ए वेक्टर, और यहाँ पर रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स का कहाँ आया देखने को मिला। Whenever on any system or on any body, किसी भी सिस्टम या किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 हो, क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ ना कुछ रिजल्टेंट फोर्स आए तो बॉडी के स्टेट में चेंज देखने को मिलता है, तो बॉडी के स्टेट में चेंज देखने को मिलता है। अब वो हो सकता है कि बॉडी रेस्ट से मोशन आ जाए, या तो बॉडी मोशन से रेस्ट में आ जाए, या तो बॉडी की डायरेक्शन बदल जाए, या तो बॉडी की शेप चेंज हो जाए, लेकिन बॉडी की स्टेट में चेंज जरूर आएगा अगर बॉडी पे कैसी कंडीशन हो, अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन हो। फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर चौक मेरे हाथ पे पड़ी है, इसको मैंने एक तरफ से खींचना शुरू कर दिया, उधर से कोई और आए और उन्होंने भी खींचना शुरू कर दिया, ठीक है। दोनों इस पर्टिकुलर चौक को खींच रहे हैं अपनी अपनी तरफ, बट जो ज्यादा फोर्स लगाएगा ये चौक उस तरफ आ जाएगी,
उस तरफ आ जाएगी। दैट मीन्स इनिशियली ये रेस्ट पे थी और जब बाद में जिसने ज्यादा फोर्स लगाया उसकी तरफ रिजल्टेंट फोर्स हो गया और रिजल्टेंट की डायरेक्शन में चलने लग गई। दैट मीन्स पर्टिकुलर स्टेट में क्या आ गया, यहाँ पर चेंज आ गया। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी अपन किसके बारे में बात करें, अनबैलेंस फोर्स कंडीशन के बारे में बात करें, तो ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग एंड दैट इज जब भी अनबैलेंस फोर्सेस लगेंगे एक ना एक स्टेट में चेंज जरूर देखने को मिलेगा। फटाफट बताइए अनबैलेंस सबको क्लियर है कि नहीं? यस और नो? चलिए इसी के अंदर आगे चलते हैं। अब अगर बैलेंस फोर्स की बात की जाए तो ठीक इसका उल्टा, बैलेंस फोर्स में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है बैलेंस मतलब इस तरफ से भी फोर्स लगाया गया, इस तरफ से भी फोर्स लगाया गया और दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है। इक्वल है दैट मींस इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2 आर इक्वल। ठीक है, तो वी कैन से दैट द नेट फोर्स इज जीरो, क्योंकि F1 माइनस F2 करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, जीरो आ गया। इफ द नेट फोर्स इज जीरो तो यहाँ पर स्टेट में कोई भी चेंज नहीं दिखेगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्टेट के आगे नो चेंज। तो स्टेट में कोई भी चेंज नहीं दिखा। दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज बैलेंस कंडीशन। ऐसा कब देखने को मिलता है, ऐसी कंडीशन कहाँ देखने को मिली, इसको छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। अपन जानते हैं गेम के बारे में विच इज नोन एज टग ऑफ वॉर, रस्सा खींची का जो गेम होता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी सी रस्सी होती है, उसको दो टीम्स दोनों तरफ से खींच रही होते हैं। ठीक है, उस रोप को दो टीम्स दो तरफ से खींच रहे होते हैं, जो ज्यादा फोर्स लगाएंगे उस तरफ वो रस्सी आ जाएगी और गेम जीत जाएंगे वो वाली टीम। लेकिन अगर दोनों एक इक्वल फोर्सेस लगाएं तो दोनों का मूवमेंट जीरो रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स कितना है, जीरो। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो कभी भी अपन को किसके बारे में बात करनी पड़े, इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में, तो आपको याद रखना है इक्विलिब्रियम कंडीशन इज दैट कंडीशन व्हेन नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो कभी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो आ जाए, आपको बोल देना है सर दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। फटाफट बताइए ये बैलेंस फोर्स कंडीशन सबको क्लियर हुआ कि नहीं, यस और नो? अब देखिए ध्यान, एक छोटी सी बात करनी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी पड़ती है। क्यों? क्योंकि तब तक क्या बैलेंस फोर्स ढंग से समझ में नहीं आता कि बैलेंस फोर्स में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। देखिए बैलेंस फोर्स के अंदर एक लास्ट चीज अपन को देखनी है, दैट इफ हमने किसी ऑब्जेक्ट पे जो कि रेस्ट पे था उस पर बैलेंस फोर्स लगाया, हम जानते हैं बैलेंस फोर्सेस के अंदर स्टेट में चेंज नहीं होता। तो बॉडी रेस्ट है तो रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए। दैट मीन्स कि इफ ए बॉडी एट रेस्ट और उस पर हम क्या लगा दें, बैलेंस फोर्स की कंडीशन लगा दें, तो दैट विल रिमेन एट रेस्ट ओनली। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स जीरो है और बॉडी कहीं भी नहीं जाएगी, वहीं तो पड़ी रहेगी, रिमेन एट रेस्ट ओनली। चलिए, लेकिन अगर इफ ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, किससे मूव करती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, तो अपन को याद रखना है कि एट दैट पॉइंट या एट दैट मोमेंट जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे और आप दोनों तरफ से बैलेंस फोर्सेस लगा दो, तो इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओनली। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलती जाएगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और ये अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि भाई जब भी बैलेंस फोर्स कंडीशन होगी तो स्टेट में चेंज नहीं देखने को मिलता। एंड इसी रीजन से हम क्या बोल रहे हैं कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलती जाएगी, उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा।
फटाफट हैंड रेज करके मुझे बताइए कि क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं। फास्ट एवरीवन। चलिए, तो बेटा आज की क्लास में अपन ने अनस्टेबल स्टेबल अनस्टेबल सॉरी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड कंडीशन ऑफ फोर्सेस को देख लिया। अब अपन को देखना है इक्विलिब्रियम के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी तो टाइम की है शॉर्टेज, बिकॉज क्लास में खत्म होने में 4 मिनट बचते हैं और हम अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम को अभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जानते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नेट फोर्स जीरो होता है। नाउ इक्विलिब्रियम कैन आल्सो बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इक्विलिब्रियम को भी हम फर्दर दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड द अदर वन इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। भाई एक ऐसा इक्विलिब्रियम होगा जिसको बोलेंगे अपन स्टेबल और दूसरा बोलेंगे अनस्टेबल। ठीक है, एंड दीज टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तीसरा टाइप का इक्विलिब्रियम और होता है विच इज नोन एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इन सब चीजों की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज अपन ने बैलेंस अनबैलेंस कंडीशन को देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन शुरुआत करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन से, इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, और फिर अपन चले जाएंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे। आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपका होमवर्क ये रहेगा कि चेक कि भाई कितने डिफरेंट एग्जांपल्स हमारे पास इनर्शिया के मिलते हैं डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, और ऐसे एग्जांपल्स आप ढूंढ के लाइए जो कि बुक्स में नहीं होते। ठीक है, डेली लाइफ में हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिनको देख सकते हैं, आप वो वाले एग्जांपल्स मुझे देख के बताइए। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट्स तो आप शाम को 5 से 6 के बीच में कॉल कर सकते हैं।